जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन से आई एक बड़ी रिपोर्ट के बारे में। आपको पता ही है कि रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत आने और भारत जाने के बाद लगातार रशियन जो वेपन सिस्टम है, एयरक्राफ्ट है, इनको लेकर अपडेट्स हमें सुनने को मिलती रही हैं। और इसी बीच में एबीपी लाइव से बात करते हुए वैदमेन बदेका, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि रूस इकलौता ऐसा देश है जो भारत की सारी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है। खासकर भारतीय वायुसेना की जो 5th जनरेशन फाइटर की रिक्वायरमेंट है, उसको पूरा करने में एकमात्र देश रूस ही है जो नेक्स्ट लेवल पर जाकर के भारत की मदद कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम जो SU-57E ऑफर कर रहे हैं, ये सिर्फ एक एयरक्राफ्ट नहीं है। हम यहाँ पर सिर्फ एक प्लेटफॉर्म ऑफर नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम एक ऐसी अपॉर्चुनिटी ऑफर कर रहे हैं जिसको भारत अलग अलग प्रकार से यूटिलाइज कर सकता है। उन्होंने कहा, हमारा ध्यान भारत को सिर्फ हथियार बेचने पर नहीं है, बल्कि हम एक ऐसा संबंध स्थापित करना चाहते हैं जो कि दशकों तक चले। और उन्हें इस बात का भरोसा है कि इंडियन एयरफोर्स अपनी जब लॉन्ग टर्म नीड्स को देखेगी तो SU-57E उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए सबसे उपयुक्त फाइटर के तौर पर उपस्थित रहेगा। बदेका ने एक और चीज कही। उन्होंने कहा कि मॉस्को अब कन्वेंशनल एक्सपोर्ट अरेंजमेंट जो है उनसे आगे चढ़ के भारत से बात कर रहा है। उन्होंने कहा कि आमतौर पर जब भी कोई डील होती है तो उसमें नॉर्मल टीओटी या फिर कुछ मॉडिफिकेशंस की होती है बात, लेकिन हम इसमें एक और स्टेप आगे जा रहे हैं, जहां पर उन्होंने कहा कि हम भारत को सिर्फ प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि SU-57E का जो सोर्स कोड है ये भी ऑफर करने के लिए तैयार है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि हम SU-57 को विद सोर्स कोड भारत को ऑफर करने वाले हैं और ये सब कुछ एक बायलैटरल अरेंजमेंट के अंतर्गत होगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये मूव अगर एक्सेप्ट कर लिया जाता है भारत की तरफ से तो काफ़ी सिग्निफिकेंट होगा, क्योंकि ये इंडियन इंजीनियर्स को अलाउ करेगा कि वो इंडिपेंडेंटली इसको कस्टमाइज कर सकते हैं और अपने इंडिजिनस सिस्टम्स को इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। साथ ही साथ एयरक्राफ्ट में जो फ्यूचर की मॉडिफिकेशन है या मॉडर्नाइजेशन है, उसका स्कोप भी रहेगा। यानी कि जो लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी आमतौर पर एक ओरिजिनल एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर पे होती है, ये भारत के पास नहीं होगी। भारत ऑलरेडी काफ़ी हद तक इस एयरक्राफ्ट को खुद से कस्टमाइज और मॉडर्नाइज करने में सक्षम होगा और बाकायदा इसके लिए भारत को जो डिज़ाइन डॉक्यूमेंटेशन है ये भी प्रदान करवाई जाएंगी, या जितने भी सपोर्ट है जो कि पॉसिबल है, ये सारे सपोर्ट भारत को SU-57 के केस में दिए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जब आप एयरक्राफ्ट की डिज़ाइन फिलॉसफी पर बात करते हैं तो निस्संदेह आप ये मानते हैं कि SU-57 अपने कैटेगरी का वन ऑफ द मोस्ट एजाइल प्लेटफॉर्म्स में से एक है और इसमें जो इंटरनल कार्गो कंपार्टमेंट्स हैं वो भी हाई पेलोड कैपेसिटी वाले हैं, जहां पर वाइड रेंज ऑफ वेपन्स को ये कैरी कर सकते हैं और इसके साथ ही साथ जो स्टेल्थ फीचर है उसको भी ये मेंटेन करके रखते हैं। वो मानते हैं कि ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो हर प्रकार के मिशन को काफ़ी अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकता है, फिर चाहे वो सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस मिशन हो, फिर चाहे वो रिकॉन मिशन हो, एयर टू एयर स्ट्राइक्स हो, सब कुछ करने में ये सक्षम है। उन्होंने कहा कि ये एयरक्राफ्ट एक ऐसी मल्टी रोल मिशन प्रोफाइल को ऑफर करता है जो भारत को चाहिए। इसमें एयर सुपियोरिटी भी है, स्ट्राइक भी है, सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस भी है। उन्होंने ये भी ऐड किया कि जैसी इस एयरक्राफ्ट की कैरेक्टरिस्टिक है, ये निसंदेह भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट को तो पूरा करते ही करते हैं, बल्कि एक क्लियर एज भी प्रदान करते हैं कि भारत नेक्स्ट जनरेशन फाइटर को ऑपरेट करेगा जिनका निर्माण भारत में ही किया जाएगा। हालांकि उनका ये जो स्टेटमेंट है ये काफ़ी उल्लेखनीय माना जा रहा है, लेकिन इस पर भारतीय वायुसेना की प्रतिक्रिया क्या है, इस पर कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगी। हमें इंतजार करना होगा कि भारतीय वायुसेना इसको लेकर क्या टिप्पणी करती है, क्योंकि इस समय राफेल और SU-57 को लेकर जो टक्कर है वो कांटे की है और इनमें से कौन विजेता होगा अभी ये कह पाना मुश्किल है। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है भारत के रक्षा मंत्रालय से और ये अपडेट है सुपर सुखोई प्रोग्राम को लेकर के। एक तरफ जहां सुपर सुखोई का इंतजार हम सब काफी बेसब्री से कर रहे हैं और लगातार हमारी नजर इस प्रोग्राम में जो डेवलपमेंट है उसको ट्रैक करने में लगी हुई है, तो वहीं एक बड़ी रिपोर्ट इसको लेकर सामने आई है। मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने अपने एक एम्बिशियस टारगेट को सेट कर लिया है और उसी टारगेट को ध्यान में रख करके अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लगातार आगे बढ़ती जा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कहा कि हम सुखोई 30 MKI को सिर्फ मॉडर्नाइज नहीं करने वाले हैं, बल्कि हम इस बार जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर पे हमारी ओवर डिपेंडेंसी है उसको कम करने पे भी काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुपर सुखोई में हम अराउंड 78 to 80% जो इंडिजिनस कंटेंट है उसको अचीव करेंगे और ये काम युद्ध स्तर पर होगा।
भले ही सुखोई 30 MKI को मिड लाइफ अपग्रेड दिए जा रहे हैं और अभी काफ़ी सिस्टम्स के लिए हमें रूस पर डायरेक्टली डिपेंडेंट होना पड़ता है, लेकिन वो सिस्टम अगर बहुत क्रूशल हैं, तो उनका निर्माण अब भारत में किया जाएगा, उन्हें इंडिजनाइज़ किया जाएगा और फिर उन्हें सुपर सुखोई जेट्स में यूज़ किया जाएगा। इस अपग्रेड को हम सब सुपर सुखोई या सुपर 30 स्टैंडर्ड के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पर इसका उद्देश्य एक ही है कि सुखोई 30 MKI को रूटीन एवियोनिक्स रिफ्रेशनेस से आगे बढ़ करके भी जो कैपेबिलिटी एनहांसमेंट है, वो दी जाए, जहाँ पर हमें लार्ज स्केल में जो डोमेस्टिकली डेवलप सिस्टम है, जैसे कि सेंसर्स हो गए, एवियोनिक्स हो गए, मिशन कंप्यूटर्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट्स हो गए या फिर जो वेपन इंटीग्रेशन है, वो प्रदान किया जाए। और ऐसे में जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एग्रेसिव टारगेट है 78 टू 80% इंडिजिनस कंटेंट का, ये पूरा हो पाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ये भी एम कर रही है कि हम जो अभी ज़रूरी स्पेयर्स हैं, जिन्हें इम्पोर्ट करते हैं, जो अपग्रेड्स जिनके लिए हम रूस पर डिपेंडेंट हैं, उनको भी इंडिजिनसली शुरू किया जाए, ताकि आने वाले भविष्य में कभी कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि आप अगर देखें, तो मौजूदा समय में रूस से कोई दिक्कत नहीं आ रही है, रूस खुलकर भारत को सपोर्ट कर रहा है और रूस जितना उनसे हो सकता है, उतना मदद भी कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि जब तक एमका मार्क 2 नहीं आ जाता, सुखोई 30 MKI का सफ़र इंडियन एयरफोर्स में ख़त्म नहीं होने वाला है। या एक अनुमान तो ये भी कहता है कि 2040 से 45 तक अभी ये सर्विस में बने रहेंगे। इन केस अगर रशिया यूक्रेन युद्ध और लंबा खिंचा और रशिया की डिफेंस इंडस्ट्री ज़्यादा प्रभावित हुई, तो इसका खामियाजा भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को भुगतना पड़ सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में ज़रूरी यही है कि जितने भी पार्ट्स और कंपोनेंट क्रिटिकल है, उनका निर्माण भारत में ही किया जाए। क्योंकि आपको तो पता ही है कि सुखोई 30 MKI में जो सुपर सुखोई अपग्रेड दिया जा रहा है, ये बहुत ही मैसिव अपग्रेड है और ये पूरी तरीके से जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, उसको बदलने में सक्षम है। इसमें हमें रेडार अपग्रेड भी देखने को मिल रहा है, जहाँ पर रशिया के रेडार को रिप्लेस करके हम अपना विरूपाक्ष रेडार इंटीग्रेट कर रहे हैं। ऑलरेडी ये रेडार सिस्टम टेस्टिंग से गुजर रहा है। वहीं इसमें एक नया मिशन कंप्यूटर भी दिया गया है। एक इंडिजिनस इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम भी है। इसके अलावा इंजन मॉडिफिकेशंस भी यहाँ पर शामिल हैं, जो कि इस अपग्रेड का हिस्सा है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो अभी तक हमें सुनने को मिली है सुखोई 30 MKI के अपग्रेड पैकेज में, वो है इसमें यूज़ होने वाले वेपन सिस्टम। यहाँ पर प्रयास ये किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इंडिजिनस वेपन सिस्टम है, वही यूज़ किए जाएँ। हालाँकि R-37M जैसी घातक मिसाइल्स को लेकर रूस से बात ज़रूर चल रही है, लेकिन भारत अभी भी जो इंडिजिनस ऑप्शंस हैं, उनके तरफ देख रहा है। इसमें आपको अस्त्र सीरीज़ की तीनों मिसाइल्स देखने को मिल जाएँगी, रुद्रम सीरीज़ की तीनों मिसाइल्स देखने को मिल जाएँगी। इसके अलावा इसमें आपको ब्रह्मोस NG, ब्रह्मोस का जो एयर लॉन्च वेरिएंट है ब्रह्मोस A और आने वाले भविष्य में ब्रह्मोस ER, जो कि 800 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली मिसाइल है, ये भी देखने को मिलेगी। और इसके अलावा MBDA से बातचीत चल रही है, जहाँ पर अब क्योंकि इस एयरक्राफ्ट में इंडिजिनस रेडार सिस्टम को इंटीग्रेट किया जा चुका है या किया जा रहा है, तो ऐसे में MBDA भी अपनी जो मीटियोर के लिए हरी झंडी है, वो दे देगी और ऐसे में सुखोई 30 MKI या सुपर सुखोई वन ऑफ द मोस्ट लीथल प्लेटफॉर्म में गिना जाएगा, जो कि इस समय इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।